पलाशपुर गांव में एक धनी व्यक्ति की 3 खूबसूरत बेटियां थी, मिताली, दीपाली और गीताली। उनके खूबसूरती को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे और ऐसा देख उनके पिता भुवन बाबू बहुत खुश होते थे। भाग्यवान, मेरी तीनों बिटिया इतनी खूबसूरत है और मेरा पैसे की भी कमी नहीं। देखना, मैं बेटियों की शादी बहुत बड़े घर में करवाऊंगा। इस तरह भुवन बाबू अपनी बेटियों पर जितना गर्व करते, उनकी बेटियां भी उतनी ही घमंडी हो जाती है। वो तीनों पूरे दिन अपनी रूप चर्चा में ही लगी रहती थी। भुवन बाबू का एक भाई भी था, नाम था वरुण। वो बहुत ही गरीब और बीमार था। आपको बहुत तकलीफ हो रही है पिताजी, लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं कितनी बार कह रही हूँ कि वैद्य जी को बुला लाती हूँ, पर आप नहीं मानते। अरे वैद्य जी से अब कुछ नहीं होगा बेटी, तू मेरी बात सुन। अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। जब मैं मर जाऊं तब तू अपने चाचा के घर चले जाना, वो तुझे जरूर रहने देंगे। इसके बाद वरुण की मृत्यु हो जाती है और पूरवी अपने चाचा भुवन बाबू के घर में रहने लगती है। देखो बेटी पूरवी, इस महंगाई की बाजार में एक और का खर्चा उठाना आसान नहीं है। तुम हमारे घर में रहो, लेकिन घर के काम काज संभालो, सबका ख्याल भी रखो। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, सबका ध्यान रखूंगी। इसके बाद पूरवी भुवन बाबू के घर में ही रहने लगती है। वो गरीब और देखने में भी भुवन बाबू की बेटियों जितनी सुंदर नहीं थी। धीरे धीरे वो लगभग घर की नौकरानी जैसी बन जाती है। ये लीजिए चाचा जी, आपका चाय। ए पूरवी, दीदियों के कमरे में नाश्ता देकर आई है ना? और दोपहर के खाने की तैयारी हो गई है क्या? हाँ चाची, मैं उनके कमरे में नाश्ता देकर आई हूँ। दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है, समय से सब हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन भुवन बाबू खुशी खुशी घर लौट के अपनी पत्नी को बुलाने लगे। भाग्यवान, कहाँ रह गई? अरे तुम जल्दी से इधर आओ। अरे क्या हुआ क्या? आज तो तुम बड़े खुश लग रहे हो। हमारे राजा अपने पुत्र की विवाह के लिए अच्छी लड़की की तलाश में है, इसलिए मैं महाराज को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर तो बहुत सारी तैयारी करनी होगी। मैं अभी पूरवी को बुलाती हूँ, उसे सब समझा देती हूँ कि क्या क्या करना है। अगले दिन जब महाराज भुवन बाबू के घर पहुँचे, तब उनकी तीनों बेटियों को देखकर महाराज मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। भुवन बाबू, आपकी बेटियां तो बहुत रूपवती है। अब तो मैं सोच में पड़ गया कि किसे मैं अपने राज्य की होने वाली बहू के रूप में चुनूं। इसके बाद भोजन की व्यवस्था की गई और पूरवी वहां आकर सबको खाना परोसने लगी। पूरवी, तू सब कुछ यही रख दे, दीपाली, गीताली और मिताली ही महाराज को परोस देगी। ये सुनकर पूरवी वहां से चली गई। इसके कुछ देर बाद पूरवी एक थाली में पान सजाकर महाराज के लिए ले आती है। अच्छा, महाराज के लिए पान लाई है, ठीक है, यहाँ रख दे, तेरी दीदियाँ ही दे देंगी। माँ, ये पूर्वी बार बार महाराज के सामने क्यों जा रही है? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तूने बिल्कुल सही कहा दीपाली, अगर वो हमें बुला लेती तो हम खुद जाके पान ले आते। तू समझ नहीं रहा, वो जानबूझकर महाराज के सामने आ रही है। इसके बाद जब महाराज के लौटने का समय आया, तब अचानक अब मुझे राजमहल लौटना होगा, लेकिन मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। महाराज, आज रात आप हमारे घर में ही विश्राम कीजिए। अगर आप रहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। मेरी बेटियों को आपकी सेवा करने की मौका मिलेगी। महाराज उस रात भुवन बाबू के घर में ही ठहर जाते हैं और शाम से ही भुवन बाबू के बेटियों के व्यवहार पर नजर रखने लगे। उसी समय उन्होंने देखा कि पूरवी
मंदिर में बैठी पूजा कर रही है। फिर महाराज चुपचाप भुवन बाबू की तीनों बेटियों के कमरे के पास पहुँचे। फिर बाहर खड़े उन तीनों की बातचीत सुनने लगे। मिताली, तुझे क्या लगता है हम तीनों बहनों में से महाराज अपने बेटे के लिए किसे चुनेगी? वो मुझे पता नहीं, पर मुझे तो और भी सुंदर बनना होगा ताकि महाराज मुझे ही चुने। तू आईने के सामने से हट जा मिताली, अब मुझे रूप चर्चा करने दे। पूरबी को दूध की मलाई लाने को कहा था, अब तक नहीं आई। बाहर खड़े महाराज ये बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर वहाँ से चले गए और अगले दिन सुबह होते ही अच्छा भुवन बाबू, अब मैं चलता हूँ और आपकी बेटियों में से किसे मैं अपने पुत्र वधू के रूप में चुनूंगा, इसका फैसला मैं महल पहुँच कर लूंगा। ये कहकर महाराज वहाँ से चले जाते हैं। फिर महाराज के चले जाते ही मिताली, दीपाली और गीताली के बीच मानो लड़ाई शुरू हो जाती है। ए पूरबी, जाकर मेरे लिए एक कटोरी मलाई लेकर आ। मलाई लगाकर क्या होगा? तू गोबर लगा ले, तेरे लिए वही ठीक है। तू चुप हो जा, ज्यादा अकड़ मत दिखा। जब मैं राजवधू बन जाऊंगी तब देखना। तुझे किसने कहा कि तू राजवधू बनेगी? देख लेना, राजवधू मैं बनूंगी। तुम तीनों फिर से लड़ रहे हो, कहती हूँ चुप हो जाओ। तभी उनके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आकर भीख मांगने लगता है। क्या मुझे कुछ भिक्षा मिलेगी? इस गरीब भिखारी को कुछ खाने को दे सकती हो क्या? अरे अरे, ये भिखारी कहाँ से आ गया? अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, तंग मत करो। इतनी बोलने की कोई जरूरत नहीं, उसे यहाँ से भगा दो। तभी वहाँ पूरबी एक थाली में रोटी, सब्जी और मिठाई लेकर आती है। आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए, मेरी दीदियों ने गुस्से में आपसे बुरा भला कह दिया, मैं माफी मांगती हूँ। ये लीजिए खाना। पूरबी, यह क्या तुम्हारे पिता मेरे पास पैसे छोड़ गए कि तुम बिना पूछे किसी को भी खाना दे रही हो? खुद गरीब होकर दूसरे गरीब को मदद कर रही है। ये सुनकर पूरबी बहुत अपमानित महसूस करती है और हाँ चाचा जी, मैं भी एक गरीब बाप की बेटी हूँ और जहाँ मेरे गरीब पिता का कोई सम्मान नहीं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। मैं भी इनकी तरह घूम घूम कर भीख मांग कर खाऊंगी। ये कहकर पूरबी चाचा के घर छोड़कर निकल पड़ती है और उसके पीछे वो बूढ़ा भिखारी भी चलने लगा। अरे तुम अकेली कहाँ जा रही हो? रुको, घर छोड़कर जब निकल ही पड़ी तो मेरे साथ हमारे राजमहल चलो। मतलब ये क्या कह रहे हैं आप? आपके राजमहल में जाऊंगी मतलब? ये सुनते ही वो बूढ़े भिखारी ने अपना सिर से नकली बाल उतार देता है। दिखा जाता है असल में वो राजकुमार नीलय है। ये क्या? ये तो राजकुमार नीलय है। पूरबी, तुम समझी ना कि मैं कौन हूँ? तुम राजमहल चलो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूरबी, चलो मेरे साथ। फिर राजकुमार नीलय ने पूरबी का हाथ थामा और उसे अपने राजमहल ले गए। इसके बाद एक शुभ मुहूर्त पर बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न होता है। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।